एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और मैं IIMT एंड स्कूल ऑफ लॉ की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो डाइवोर्स के कॉन्सेप्ट को ना ही कोई लीगल रिकॉग्निशन थी, ना ही इससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न था। इनफैक्ट सोसाइटी ऐसे कॉन्सेप्ट में ना ही बिलीव करती थी, ना ही मानती थी। ये माना जाता है कि शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जो कभी भी टूट नहीं सकता, ये लाइफ थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू करता है। इनफैक्ट हिंदू कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो जो फर्स्ट लॉ गिवर है मनु, उसके अकॉर्डिंग शादी इज़ नॉट ब्रेकेबल, इट इवन कॉन्टिन्यूज आफ्टर लाइफ, वो लाइफ के बाद और लाइफ के साथ दोनों में कंटिन्यू करता है। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र का व्यू देखें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग मैरिज डिसॉल्व हो सकती है म्यूचुअल कॉन्सेप्ट से। इसी के साथ जो कॉन्सेप्ट डिवोर्स का है उसको लीगल रिकॉग्निशन और लीगल बैकिंग दी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3 थ्योरीज और इन थ्योरीज पर ही बेस है डिवोर्स का कॉन्सेप्ट। पहली थ्योरी है फॉल्ट थ्योरी, दूसरी थ्योरी है म्यूचुअल थ्योरी और तीसरी थ्योरी है इररिवर्टिबल ब्रेकडाउन थ्योरी। अब देखते हैं पहली थ्योरी फॉल्ट थ्योरी। फॉल्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट किसी भी तरीके का ऑफेंस, मैट्रिमोनियल ऑफेंस करता है, किसी भी तरीके की इंजरी उसको देता है, किसी भी तरीके का ऑफेंस करता है, तो पर्सन जो अग्रीड पर्सन है वो उसे डिवोर्स सीक कर सकता है। दूसरी थ्योरी आती है म्यूचुअल कंसेंट। जैसे ही नेम सजेस्ट कर रहा है, दोनों स्पाउस म्यूचुअली डिसाइड करके अपने मैरिटल स्टेटस को टर्मिनेट कर सकते हैं, अपनी शादी को ख़त्म कर सकते हैं डिवोर्स लेके। लेकिन इसमें सबसे असेंशियल एलिमेंट ये है कि दोनों ही पार्टनर का कंसेंट, और सिर्फ कंसेंट नहीं, फ्री कंसेंट होना चाहिए। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे हमारी थर्ड थ्योरी, जिसे कहते हैं इररिवर्टिबल ब्रेकडाउन थ्योरी। तो अगर दोनों ही पार्टनर या दोनों में से किसी एक पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब रिश्ता इस तरीके से टूट चुका है कि बिल्कुल बेटर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका नेम भी यही सजेस्ट कर सकता है, इररिवर्टिबल ब्रेकडाउन, ऐसा ब्रेकडाउन हो जाना जिसकी कभी दोबारा रिकवरी नहीं हो सकती। तो ये थी हमारी 3 थ्योरी। और हिंदू डाइवोर्स लॉज जो इंडिया में हैं और 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट भी डिवोर्स के कॉन्सेप्ट को इन तीनों थ्योरीज के अंडर एक्सप्लेन करता है। अब हम बात करेंगे ग्राउंड्स की, और पहला ग्राउंड है क्रूएलिटी। क्रूएलिटी में आते हैं 2 तरीके की चीज़ें, मेंटल क्रूएलिटी और फिजिकल क्रूएलिटी। इसके साथ इमोशनल क्रूएलिटी भी होती है। तो जब भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को किसी भी तरीके का बॉडीली इंजरी या बॉडीली हार्म करता है, बीटिंग, स्लैपिंग, किकिंग, हिटिंग एट्सेट्रा, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को किसी भी तरीके की बॉडीली इंजरी देता है तो वो फिजिकल इंजरी में आती है। पहला फिजिकल इंजरी, दूसरी होती है मेंटल इंजरी, मेंटल हार्म। इसमें हम बता सकते हैं कि इसमें लैक ऑफ काइंडनेस होती है, किसी भी तरीके की कमेंटिंग, हस्बैंड वाइफ को कमेंट करता है, हस्बैंड वाइफ के साथ अग्रेसिव बिहेवियर करता है, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर करता है। एक पार्टनर जैसे कि हस्बैंड दूसरे को फोर्स करता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, हस्बैंड का कहीं बाहर अफेयर है। ये सारी चीज़ें, हर तरीके की ऐसी चीज़ जो ब्रेन को, माइंड को, मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, वो मेंटल क्रूएलिटी में आती है। उसके बाद आती है इमोशनल क्रूएलिटी, किसी भी पार्टनर को इमोशनली एग्जॉस्ट कर देना इमोशनल क्रूएलिटी में आता है। अब हम बात करेंगे डिजर्शन की। डिजर्शन का मतलब होता है कि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बिना कोई जस्टिफाइड रीज़न दिए उसके घर से चला जाता है या उसके घर से निकल जाता है, उसको छोड़ देता है, ना तो कोई रीज़न दिए ना कोई जस्टिफिकेशन दिए, तो उसे कहते हैं डिजर्शन। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन की। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन में ये होता है कि जब एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के बिना कंसेंट के और बिना उसको बताए अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेता है, तो इस ग्राउंड पे भी एक पार्टनर डिवोर्स सीक कर सकता है। अब हम बात करेंगे इंसैनिटी की।
इंसैनिटी का मतलब होता है इंसेन माइंड या अनसाउंड माइंड। तो मैरिज के बाद अगर किसी एक पार्टनर को पता लगता है कि उसका लाइफ पार्टनर इंसेन या अनसाउंड माइंड का है, तो इस ग्राउंड पे भी एक पर्सन डाइवोर्स सीक कर सकता है। इसमें हम एक केस लॉ देखेंगे, विनीता सक्सेना वर्सेस पंकज पंडित। इस केस में मैरिज के बाद वाइफ को पता लगता है कि हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम स्क्रिजोफेनिया, और इस ग्राउंड पे वो डिवोर्स सीक करती है और कोर्ट उसको डिवोर्स अलाउ करता है। अब हम बात करेंगे लेप्रोसी की। लेप्रोसी एक ऐसा इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो स्किन और नर्व से रिलेटेड होता है। ये क्योरेबल नॉन क्योरेबल दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो अगर एक स्पाउस को पता लगता है शादी के बाद कि उसका पार्टनर को लेप्रोसी है, तो वो इस ग्राउंड पर डाइवोर्स सीक कर सकता है। अब हम बात करेंगे वेनरल डिसीजेज की। अगर किसी भी पार्टनर को वेनरल डिसीज़ है और दूसरे पार्टनर को ये शादी के बाद पता लगता है, तो दूसरा पार्टनर डाइवोर्स सीक कर सकता है। अगर वेनरल डिसीज़ पार्टनर को हो चुका है, होने से पहले और होने के बाद कभी भी डाइवोर्स सीक हो सकता है। अब हम बात करेंगे रेनंसिएशन की। जब भी कोई एक पार्टनर वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस कर देता है और अपनी घर गृहस्थी को छोड़ के चला जाता है, तो इस ग्राउंड पे भी दूसरा पार्टनर डिवोर्स सीक कर सकता है। इसके बाद आता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ में अगर एक पर्सन 7 साल से सुनाई या दिखाई नहीं दिया है और 7 साल से एक पर्सन का कोई अता पता नहीं है, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि वो पर्सन डेड हो चुका है, वो पर्सन मर चुका है, और इस ग्राउंड पे दूसरा स्पाउस डाइवोर्स सीक कर सकता है। डाइवोर्स के सारे ग्राउंड सेक्शन 13 में मेंशन होते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 13 क्लॉज बी की। सेक्शन 13 क्लॉज बी बात करता है म्यूचुअल कॉन्सेप्ट की। तब जब दोनों हस्बैंड वाइफ म्यूचुअली डिसाइड करके अपने मैरिज को टर्मिनेट करते हैं थ्रू अ डिवोर्स अंडर सेक्शन 13 बी, तो उसमें डिवोर्स फाइल किया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स को रिकॉग्निशन मिली है इस एक्ट के अंडर। 1955 में ये आया था। इससे पहले डिवोर्स के प्रोविजन नहीं थे और एंशिएंट टाइम में तो डिवोर्स जैसे कॉन्सेप्ट में बिलीव ही नहीं किया जाता था। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।